हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। बात की जाए अगर कुछ उन कालों की या युगों की जिन्होंने हिंदी साहित्य पद्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से अपना नाम लिखवाया, तो छायावाद निश्चित तौर पे उनमें से एक होगा। छायावाद के बहुत सारे अर्थ और बहुत सारे प्रतीक हमें दिखते हैं। इनफैक्ट जब हम प्रतीक की बात करते हैं तो छायावाद का जो प्रमुख सौंदर्य है वो खुद प्रतीकवाद है। तो छायावाद एक ऐसा युग रहा जिसने हिंदी पद्य साहित्य में एक बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि दूरगामी प्रभाव छोड़ा। आज हम बात करेंगे छायावाद की प्रवृत्तियों की, और देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि कैसे छायावाद ने हिंदी साहित्य, खासकर हिंदी पद्य साहित्य की दशा और दिशा बदली। बात करूं उससे पहले तो मैं बताता चलूं कि स्टडी IQ की सक्सेस पक्का सेल जो है वो चल रही है। 15 जून तक ये सेल चलेगी, ठीक है। 15 जून तक ये सेल चलेगी, 15 जून तक ये सेल चलेगी, ठीक है। 16 जून से हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का बैच नंबर 2 शुरू हो रहा है। बैच नंबर 1 फुल हो चुका है। 17 जून से बैच नंबर 2 शुरू हो रहा है और विकास लाइव कोड का प्रयोग करके मात्र 13,999 में आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के इस बैच से जुड़ सकते हैं। बात की जाए अगर हिंदी साहित्य की, तो छोटा है, सहज है, सरल है, बहुत ज्यादा अंकदायी है, सबसे ज्यादा सक्सेस रेट वाला वैकल्पिक विषय है। यह बातें मैं कई बार कह चुका हूं। जो बैच 2 शुरू हो रहा है उसके साथ खास बात क्या है? बैच 2 शुरू हो रहा है प्रश्न पत्र 2 खंड क, यानी कि पद्य साहित्य के साथ। और जब हम पद्य पढ़ेंगे तो बात करेंगे कबीर की, तुलसी की, सूर की। हम अद्वैतवाद से लेकर शुद्धाद्वैतवाद तक एक पूरा सर्किल देखेंगे और समझेंगे कि जब भारत में साहित्य की बात होती है तो पद्य साहित्य का नाम इतनी जोरों शोरों से क्यों लिया जाता है। तो हमारा कोर्स शुरू हो रहा है 17 जून से, ठीक है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें, मैं खास बात बता दूं। और 15 जून तक ही ये जो सक्सेस पक्का ऑफर है ये चलेगा, तो 15 जून के बाद डिले ना करें। आपको 15 जून की डेट याद रखनी है, उससे पहले कर लें। हाँ, बैच शुरू हो रहा है 17 जून से, ठीक है। उसके बाद कोई 5 से 6 दिन तक उसमें एडमिशन होंगे, फिर वो एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। जितने जल्दी आप एडमिशन लेंगे उतना बेहतर और उतना ज्यादा लाभ आपको मिलेगा, ठीक है। तो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय लाइव बैच, विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें, ठीक है। मैं खुद उस बैच को रन करता हूं, तो अगर आपको जुड़ना हो तो studyiq.com विजिट करके राइट हैंड साइड में आपको ऑप्शनल का सेक्शन मिल जाएगा, ऊपर स्टोर का सेक्शन मिल जाएगा। दोनों जगह से आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़ सकते हैं, ठीक है। बात हम करें छायावाद की, तो छायावाद की प्रवृत्तियों को समझने से पहले कुछ और बातें हो जाए। देखिए, जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं ना, हिंदी साहित्य की जब हम बात करते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे बात हो जाए, ठीक है। जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। क्या? हिंदी साहित्य को मैं कई बार बता चुका हूं, जो पद्य साहित्य का इतिहास है प्रमुखतः 4 कालों में बंटता है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हम जिस छायावाद की बात कर रहे हैं वो आता है किसमें? आधुनिक काल में। आधुनिक काल में बात की जाए अगर आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल को हम बांट सकते हैं कुछ प्रमुख भागों में, जो कि वास्तविकता में जब साहित्य इतिहास बांटा गया तो इन कालों में विभक्त किया गया। शुरुआत होती है इसकी भारतेंदु युग से, ठीक है। इसके बाद हम देखने में आता है हमें द्विवेदी युग, तत्पश्चात हमें दिखता है छायावाद, जिसकी आज हम बात डिटेल में करेंगे। छायावाद के बाद जो देखने में मिलता है हमें क्या है? वो प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद के बाद हमें देखने को मिलता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के बाद हमें देखने को मिलती है नई कविता, और नई कविता के बाद साठोत्तरी कविता का दौर हमें देखने को मिलता है। जनवादी कविताएं वगैरह इसी में शामिल हो जाती हैं, ठीक है। यह है इनका दौर।
लेकिन ये अधूरी बात होगी कि अगर मैं इससे जुड़ी कुछ और टर्म्स की बात ना करूं, ये थोड़ी सी अधूरी सी बात होगी कि इनसे जुड़े कुछ टर्म्स पे बात करना जरूरी हो जाता है। जैसे कि भारतेंदु युग का समय क्या था, तो 1850 से 1900 ये भारतेंदु युग का समय है। 1900 से 1918 समय है द्विवेदी युग का। 1918 से 1936 का समय है छायावाद का। 1936 से 1943 तक का समय है प्रगतिवाद का। 1943 से लगभग 1951 तक का समय है प्रयोगवाद का। और उसके बाद 1951 से 1960 तक नई कविता का दौर, और 1960 से अद्यतन हम साठोत्तरी कविता की बात कर सकते हैं। यह तो हमने समझा कि क्या डिवीजन है। थोड़ा सा इसमें और एक लेयर को देखा जाए तो देखिए, जब हम बात करते हैं भारतेंदु युग की, तो भारतेंदु युग में पहली बार हम विधिवत तौर पे गद्य साहित्य की बहुत सारी विधाओं को देखते हैं। नाटक को देखते हैं, कहानियों को देखते हैं, निबंधों को देखते हैं, और निश्चित तौर पर जिनके नाम पे ये युग है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को तो देखते ही देखते हैं। क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन सारी विधाओं को लीड करके आगे बढ़ाया। क्योंकि इसके पहले आप देखेंगे तो 99% आपको सिर्फ पद्य साहित्य दिखेगा, और इसके बाद स्थिति बहुत उलट जाती है और 90% आपको गद्य साहित्य दिखेगा। तो एक बड़ा युग का सूत्रपात करने के लिए भारतेंदु जी के नाम पे ये भारतेंदु युग रखा गया। अगर इस युग को देखें तो इसकी कालक्रम है 1850 से 1900 का। यूं तो इसके बाद ही भारतेंदु जी का जन्म भी हुआ था और बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तथापि ये जो समय है जब भारत ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देखा और भारत ने कांग्रेस जैसी संस्था को निर्माणित होते हुए देखा, तो वहां पे जो भारत का रवैया था वही इस युग का रवैया था। कोशिश क्या थी कि भारत के लोगों में इंडियननेस जो होती है ना, जो नेशनलिज्म की यानी जो राष्ट्रवाद की भावना होती है, उसको प्रज्वलित किया जाए। बहुत से ऐसे भी लोग थे जो सरकार के प्रति सॉफ्ट थे, बहुत से ऐसे भी लोग थे जो सरकार के प्रति हार्ड थे। कभी इस पे हम बात करेंगे डिटेल में। इसके बाद जो द्विवेदी युग था, इसके साथ खास बात क्या है कि इसने जो हिंदी पद्य साहित्य है उसमें काव्यानुशासन विकसित किया। काव्यानुशासन जो था उसको बहुत ज्यादा विकसित किया। क्यों काव्यानुशासन की मैं बात कर रहा हूं? क्योंकि अगर आप रीतिकाल की बात करें, थोड़े से पहले भक्ति काल की बात करें, तो जो ब्रज भाषा या जो बोलियों वाली डायलेक्ट्स थी या जो बोलियों की जो बात थी, उनको पद में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। और जब हिंदी एक प्रामाणिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से एक प्रबुद्ध वर्ग की भाषा जब बन गई, तो कवियों ने भी सोचा कि क्यों ना काव्यानुशासन की बात की जाए और बोलियों को साइड करके जो हमारी खड़ी बोली है, जो ग्रामर पे बेस्ड है, जिसका खुद का व्याकरण विधिवत तरीके से बनाया गया है, उस पे कविता की जाए। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत ज्यादा रोल है इसमें। तीसरा जो है छायावाद, जिसकी बात हम लोग करने वाले हैं। छायावाद का दौर अगर देखें तो 1918 से 1936, अगर भारत के स्वाधीनता संग्राम का सबसे स्वर्णिम काल कहा जाए, जहां पे वास्तविकता में न सिर्फ जनता, नेता, क्रांतिकारी जागृत हुए, बल्कि उन्होंने आजादी के महत्व को समझा। जो दो प्रमुख आंदोलन थे, जैसे 1920-21 की अगर हम बात कर लें तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन था, और 1930-31 की बात कर लें तो जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इस काल ने उन आंदोलनों को देखा तो दो चीजें देखने को मिली कि एक, कि वे कवि भी इसमें दिखे जो क्रांतिकारी तरीके से उद्घोष करते हैं, और वे कवि भी दिखे जो लोगों को जागृत करना चाहते थे, लेकिन यह भी चाहते थे कि यह जो जागरण करने का उनका तरीका है यह अंग्रेजों को समझ में ना आए। तो उन्होंने प्रतीकों का इस्तेमाल किया, उन्होंने छाया का इस्तेमाल किया, और इसलिए इस युग को छायावाद कहा जाता है। देखिए, छाया का मतलब क्या होता है कि वास्तविक जो बिल्डिंग है या जो वास्तविक वस्तु है वो कहीं और रहे, उसकी छाया कहीं और पड़े। और इस छाया को बताने, दिखाने, समझाने का तरीका कवियों ने ढूंढा, क्योंकि अगर वो सीधे सीधे बोलते तो हो सकता है उनके बोलने पे, कहने पे, पढ़ने पे रोक लगा दी जाती। लेकिन जब आप छाया का इस्तेमाल करते हैं, प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों तक अपना संदेश भी पहुंचा देते हैं और अपनी कविता को कहने में भी सफल रहते हैं। यही खास बात थी छायावाद की, और इसीलिए हम
छायावाद को पढ़ेंगे। तो जो हमारा भी यहाँ पे पीछे हमने सेक्शन देखा छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां, उसको हम देखते जाएंगे और छायावाद का काल के बारे में बताया, बाकी कालों के बारे में भी विस्तृत डिटेल में बात करेंगे जैसे जैसे कक्षाएं आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो क्या प्रमुख प्रवृत्तियां थी, क्या खास बात थी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्या केंद्रीय चेतना क्या थी, स्वतंत्रता की चाह थी। ऑलमोस्ट 150 साल हो चुके थे, ज्यादा हो चुके थे जब लोग स्वतंत्रता की मांग करते थे, और यह वही दौर है जब लाहौर में रावी नदी के तट पे जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं और 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे के रूप में। ठीक है, तो केंद्रीय चेतना स्वतंत्रता की चाह रहेगी ही रहेगी। स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक मांग नहीं है, क्योंकि राजनीतिक मांग होती तो हम डोमिनियन स्टेटस की बात कर लेते। स्वतंत्रता यहां पे इंटरनली भी मांगी जा रही थी कि हम दैहिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो जीवन मूल्य और मानव मुक्ति एवं विश्व मुक्ति की कल्पना की गई। भाई गुलामी के बाद अगर आप स्टडी IQIS हिंदी पे देखेंगे तो कुछ वीडियोस हमने किए NSGTs पे। ऐसे भूभाग भी हैं जो अभी भी देशों के गुलाम हैं। आप UK की बात करें, आप USA की बात करें, आप फ्रांस की बात करें, बहुत से भूभाग जैसे वर्जिन आइलैंड की बात कर लें या ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की बात कर लें या न्यू कैलेडोनिया की बात कर लें जो फ्रांस के अधीन है और अभी भी वहां पे हिंसा चल रही है। तो इन सब के द्वारा हमने क्या देखा कि लोग अभी भी वहां के गुलाम जैसा महसूस कर रहे हैं। 1946 से अर्जी अटकी हुई है यूनाइटेड नेशन के पास और अभी तक उनको आजादी नहीं मिली है। जब हम बात कर रहे थे तो भारत में लोगों का जो उबाल था अंग्रेजों के खिलाफ वो बहुत बढ़ता जा रहा था, और वहां पे हम सिर्फ मानव मुक्ति नहीं पर संपूर्ण विश्व मुक्ति की कल्पना करते। जो कि मैं आपको बताऊं, जिस समय यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है उस समय लगभग 1/3 विश्व की जो 1/3 पॉपुलेशन थी, वो क्या थी, वो गुलामी में जी रही थी। वो गुलामी में जी रही थी, 1/3 पॉपुलेशन जी रही थी। ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, खैर उसके अलावा इस दौर की छायावाद की खास विशेषता है भारतीय मध्य वर्ग का उदय। जो भारतीय मध्य वर्ग था वो उदय होता है क्योंकि थोड़ा बहुत अंग्रेजों ने अपनी ही सहूलियत के लिए रोजगारों को शुरू किया था, तो रोजगार जब मिले तो फिर एक मध्य वर्ग निकल के देखने को मिलता है। यथास्थितिवाद का विरोध, जो स्थिति चल रही है उसका विरोध करना है। तभी देखिए डोमिनियन के जगह पे किसकी मांग होती है, पूर्ण स्वतंत्रता की, संपूर्ण स्वराज्य की मांग होती है। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले रावी नदी के तट पे मैंने लाहौर अधिवेशन की बात की थी। ठीक है, और किसकी मांग हुई, परिवर्तन की मांग हुई। सत्ता बदलनी चाहिए, अंग्रेजों की सत्ता आगे नहीं जाएगी। और पीछे आप देख सकते हैं निराला जी, महाप्राण निराला की पंक्तियां लिखी हुई हैं क्या, तोड़ो 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 कारा निकले फिर गंगा जलधारा। यद्यपि इसको पूरा पढ़िएगा, जो उनकी मुक्ति नामक कविता है डिटेल में जाके पढ़िएगा। तो जब छायावाद की बात करते हैं और निराला जी की बात हो गई तो आपको जानना पड़ेगा कि छायावाद में 4 आदि कवि हमें देखने को मिलते हैं। जब हम छायावाद की बात करते हैं तो हमें 4 आदि कवि देखने को मिलते हैं। कौन कौन, जो 4 आदि कवि कौन कौन है, वो है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, दूसरे जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। ये 4 आदि कवि छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं। यद्यपि हम उत्तर छायावाद की बात करें, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य चेतना की बात करें तो और भी कवि हमें वहां पे देखने को मिलते हैं, लेकिन जब हम छायावाद की बात करते हैं तो ये 4 आदि कवि मिलते हैं। इनमें से अगर आप इलाहाबाद में अगर आप रहते हो तो आपको बहुत जान के खुशी होगी कि निराला और महादेवी वर्मा ये इलाहाबाद में ही रहते थे, दारागंज में, और झुंझुनू में आप इनका रहवास था, वहां रह सकते हैं। और महादेवी वर्मा की अगर बात की जाए तो अशोकनगर जो एरिया है वहां पे इनका घर था। बाकी प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत भी इलाहाबाद आते जाते रहते थे। जो कॉफी हाउस है वहां का, वो गुलजार रहता था ऐसे साहित्यकारों से। खैर वापस आते हैं छायावाद पे। तो आप एक मीनवाइल जब मैं इस वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि इनमें से किन कवियों को
आपको अपने यूपीएससी सिलेबस में पढ़ना है, ये भी आप बताते जाइएगा, ठीक है। चलो, तो बात की जाए इसकी, तो हमने यहां पे बात की किसकी, कि तोड़ो 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 कारा, निकले फिर गंगा जल धारा। क्या आह्वान कर रहे हैं कि अब समय आ गया है धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने का, और राम को शक्ति की पूजा करनी पड़ेगी, और राम की शक्ति पूजा हमें देखने को भी मिलती है ना। तो ये वो काल था जब दुनिया जहान जो सोचे, भारत स्वतंत्रता की ही बाट जो रहा था, स्वतंत्रता के लिए लगा हुआ था, ठीक है। बात की जाए क्या की, तो और किसकी खास बात क्या थी, वैयक्तिकता। वैयक्तिकता का क्या मतलब क्या होता है, मैं इसके दोनों अर्थ बताता हूं, पहले इसके उदाहरण देख लीजिए। दुखी जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, निराला जी का है। जब मैं निराला जी की बात करता हूं तो निराला जी को पढ़ते समय उनकी जिंदगी की पूरी संपूर्ण वेदना को आप समझना चाहते हैं तो उनकी बिटिया के मृत्यु पे उन्होंने जो सरोज स्मृति लिखी थी उसको जरूर पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा उनकी वेदना को। फिर नीचे महादेवी वर्मा जी, मैं नीर भरी दुख की बदली। वैयक्तिकता क्या होती है, वैयक्तिकता पर्सोनिफिकेशन। जब आप अपने जीवन की विशेषताओं को वैयक्तिक रूप से देखते हैं, पर्सोनिफाइड कर लेते हैं, और जिंदगी के जितने भी रस होते हैं, जितने भी भाव होते हैं, उनको व्यक्तिगत तरीके से देखने लगते हैं, पर्सोनिफाई करने लगते हैं, उसको वैयक्तिकता कहते हैं। मैं एक चीज और बता दूं कि अभी तो वैसे प्रकृति के चित्रण की बात करूंगा, प्रकृति को भी वैयक्तिक रूप से यहां पे देखा गया है, और यह खास बात है छायावाद की, ये खास बात है छायावाद की, ठीक है। वैयक्तिकता के बाद देखा जाए तो अनुभूति की प्रतिष्ठा। निश्चित तौर पे जो अनुभूतियां थी, जिन भी चीजों को महसूस किया गया, उन चीजों को लिखा गया। यहां पे यह नहीं देखा गया कि सामने वाला क्या सोचेगा और पड़ोस वाला क्या सोचेगा, लिखा गया, उसको दर्ज किया गया। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, निकल के आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, है ना। किसने कहा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि कवि की जो अनुभूति है, कवि जो मन में महसूस कर रहा है, उन चीजों को शब्द देने का समय था। मैं बता दूं कि इससे जस्ट पहले जो द्विवेदी युग था, जहां पे स्वच्छंदतावाद के शुरुआती स्वर हमें देखने को मिलते हैं श्रीधर पाठक जी के नेतृत्व में, उसी स्वच्छंदतावाद का चरम उत्कर्ष हमें छायावाद में देखने को मिलता है। और उस समय जब स्वच्छंदतावाद की मैं बात करता हूं तो मैं बात किसी करता हूं, अनुभूतियों को अपनी तरीके से व्यक्त करने की, और तब मैं बात करता हूं अनुभूति की प्रतिष्ठा की। यह आपको छायावाद में विधिवत रूप से देखने को मिलेगा। पीछे एक उदाहरण द्रष्टव्य है, वियोगी होगा पहला कवि। जो वियोगी मतलब एक कवि की अनुभूति क्या है, वियोग की अनुभूति है। जब आप श्रृंगार रस पढ़ते हैं तो उसमें संयोग श्रृंगार पढ़ते हैं, वियोग श्रृंगार पढ़ते हैं। उस वियोग में जब बात की जाती है तो कवि के दुख की बात की जाती है, और आह से उपजा होगा गान, उसका जो दुख होगा उससे निकलने वाले गान की बात होगी। और निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। हर एक लाइन, हर एक पंक्ति और हर दूसरा शब्द यहां पे कवि की अनुभूति की बात कर रहा है, और ये खास बात है छायावाद की। मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल संभव है कि अपने हर पंक्तियों के द्वारा वो कुछ और संदेश भी देना चाहते थे, लेकिन वो तब आपको समझ में आएगा जब आप पूरा उसे पढ़ेंगे उसी कॉन्टेक्स्ट में। इसीलिए मैं कहता हूं कि छायावाद का जो प्रतीक या सिंबोलिज्म वाली बात है वो उसको बहुत खास कर देती है, ठीक है। बात की जाए उसके आगे की तो क्या है, दिए हुए सत्यों या तर्कों के आधार पे, दिए हुए सत्यों या तर्कों के आधार पे विरोध किया तथा खुद अपने सत्य खोजने का प्रयास किया, है ना। अपदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बने, उसकी बात यहां पे की गई। और जिज्ञासा ने इन्हें कल्पनाशील बनाया। देखिए, जब आप इस दौर पे रहते हैं कि आपको लगता है कि अब स्वतंत्रता मिल सकती है, इतने प्रयास तो हो चुके हैं, कोई एक बड़ा और मेजर हथौड़ा मारने की बस देरी है। और जैसे पंचायत में वो हथौड़ा मारते हैं नए सचिव जी, वैसा ही हथौड़ा मारने की कोशिश हमारे देश के क्रांतिकारियों और नेता ने की थी। तो कवियों को भी लग रहा था कि बस थोड़ी सी और जिज्ञासा बढ़ाई जाए और हम उस अंतिम स्थिति यानी कि स्वतंत्रता तक पहुंच सकते हैं। तो वहां पे क्या आता है, आह कल्पना का सुंदर वह, आह कल्पना का सुंदर वह जगत मधुर कितना होगा, आह कल्पना का सुंदर वह जगत मधुर कितना होगा। और सुख सपनों के दल छाया में
पुलकित हो जगता सोता, पुलकित हो जगता सोता। किसका है, किसका है? कामायनी की बात है ना। कामायनी में जयशंकर प्रसाद लिखते हैं सर, ठीक है। कामायनी आपके सिलेबस में है, पढ़नी है आपको यूपीएससी में, ठीक है। तो ये थी छायावाद की विशेषता। और क्या थी? छायावादी कविता वेदना से भरी थी। कवि उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहता था। जैसे भी मैंने बताया कि मैं नीर भरी दुखी बदली स्पंदर में चिस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली, मैं नीर भरी दुख की बदली। जब मैंने वर्मा जी की बात की थी, ठीक है, और महादेवी वर्मा जी की बात की थी, तो उनके जिंदगी से जुड़े जो दुख थे वो उनकी कविताओं में कई बार दिखते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि उनका जो शादीशुदा जीवन था उसके दुख की छटा, या छटा तो कहना सही शब्द नहीं होगा, उसकी दुख की झलक उनकी कविताओं में दिखती है। वो यहां पे भी क्लियर है कि वेदना से भरी कवि उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे। क्योंकि कई बार लोग दुखों को ही इतना एंजॉय करने लगते हैं कि उस दुख से बाहर निकलना, समझना, जानना, सुनना नहीं चाहते। यहां पे भी है, वेदना में जन, करुणा में मिला आवास, मिलन का मत नाम लो, विरह में मैं चिर हूं। किसकी पंक्ति है? महादेवी वर्मा जी की बात कर रहा हूं मैं। तो नीचे जब महादेवी वर्मा जी के उद्धरण को पढ़ रहा हूं, उनकी कविताओं को पढ़ रहा हूं, तो आपको समझना होगा कि ये जो कविता वेदना से भरी, उससे बाहर नहीं निकलना चाहती, ये क्या बताना चाह रही है? ये बताना चाह रही है कि तो निजी जिंदगी की जो बात है, जो कविता में दिख रही, द्रष्टव्य है, जो छायावादी चीज है, जो कहीं और बिंब ले जा रही है, वो क्या? देश दुखों से भरा हुआ है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं निकलना। उनको लगता है कि यार दुख के प्रयास करके भी तो अंग्रेजों के द्वारा हमें दबा दिया जा रहा है, कुचल दिया जा रहा है, कैसे प्रयास किया जाए। आगे बात की जाए तो फिर क्या है? पीछे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि प्रेम की अनुभूति, प्रेम की अनुभूति की दिशा मानव प्रकृति और ईश्वर तक व्याप्त है और प्रणय क्षेत्र में वह मानसिक भावनाओं और आवेगों, निराशा, पीड़ा, स्मृति आदि का विशद चित्रण किया गया है। किसका? भावनाओं, आवेगों, निराशा, पीड़ा, स्मृति आदि का विशद चित्रण किया गया है। क्या लिखा है? पागल रे वह मिलता है कब उसको तो देते ही हैं सब, पागल रे वह मिलता है कब उसको तो देते ही हैं सब। किस चीज का यहां पे किया गया है? यहां पे निराशा की बात की गई कि कब मिलता है उसको तो देना ही पड़ता है। प्रसाद की बात कर रहे हैं, जयशंकर प्रसाद कामायनी में जब लिखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं जब आप छायावाद की बात करते हैं। और अभी मैं जब प्रकृति की बात करूंगा तो देखिए, मानव प्रकृति एवं भावों के गहरे लोक समाहित हैं, ठीक है। सौंदर्य चेतना अत्यधिक उदार है, उदात्त एवं विशाल है। ये सौंदर्य चेतना जो है, क्या है? सौंदर्य चेतना सुंदर है सुमन विहग सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम, ठीक है। सुमित्रानंद पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, जिसे भारत का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है, कई मामलों में मुझे ये वर्ड्सवर्थ से बेटर लगते हैं, लेकिन ये दोनों कवि स्वच्छंदतावाद यानी कि रोमांटिसिज्म के आदि कवि हैं। वो अंग्रेजी में, ये हिंदी में, और दोनों कवियों को जब आप पढ़ेंगे तो आप सौंदर्य चेतना का उदात्त और विशाल और उदार रूप देखेंगे, जहां पे पंत जी जैसे लिखते हैं। तो छायावाद की खास बात क्या? कि सौंदर्य चेतना उदार, उदात्त और विशाल रूप से दिखेगी, और मानव प्रकृति एवं जो इनके भाव हैं, इनमें गहरे विचार आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और फिर क्या है? अच्छा, प्रकृति की जब मैं बात करूं तो प्रकृति का चित्रण ऐसा किया कि प्रकृति का मानवीकरण हो गया है। जैसे भी आपको दिखेगा आगे कि प्रकृति लगेगा कि प्रकृति की बात नहीं हो रही है, किसी महिला की बात हो रही है, ठीक है। आगे आएगा, चलो। नारी के सौंदर्य नग्नता का नहीं वरन गूढ़ता का प्रतीक है, जो पर्दे में छिपकर भी क्या है? सुंदर है, ठीक है। प्रकृति में नारी के सौंदर्य को क्या इन्होंने बताया? नग्नता का नहीं, गूढ़ता का, मतलब बहुत विचार करने लायक है। जैसे मेरे पीछे प्रसाद की कविता है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप के चलते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों। कहते हैं तुम कनक किरण के अंतराल पे लुक छिप के रहते हो क्यों, चलते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों, ठीक है। हे लाज भरे, लाज जब बात आ जाती है ना, हे लाज भरे मतलब क्या है? कि गूढ़ता का प्रतीक है, जो पर्दे में छिपकर भी क्या सुंदर है। हे लाज भरे सौंदर्य, लाज मतलब जहां पे आप पर्दा करते हो, लजाते हो, शर्माते हो, भरे सौंदर्य, सुंदरता की बात कर रहे हैं, तो पर्दे में भी छुप के क्या है? सुंदर है, उसकी बात हो रही, ठीक है। छायावादी की नारे सौंदर्य सुकुमार है, सौम्य है, पवित्र है। तुम्हारे छूने में था प्राण संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारे छूने में था प्राण संग में पावन गंगा स्नान। कौन लिखता है? पंत लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं? सरल बहों में था आकाश, हाथ में शैशव का संसार, ठीक है, हाथ में शैशव का संसार। कौन लिख रहा है? फिर से पंत लिख रहे हैं। क्या देखने को मिल रहा है? नारी का सौंदर्य सुकुमार है, सौम्य है, पवित्र है। पंत जी
में जो सौंदर्य दिखेगा, या कह सकते हैं एक तरीके में सौंदर्यगत संयोग दिखेगा या सौंदर्यगत संयोग श्रृंगार दिखेगा, वहीं जब आप महादेवी वर्मा जी को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पे आपको वियोग देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पे आपको मैं नीर भरे दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद रहा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्जरी मछली, मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक है, और क्या है, प्रकृति इस तरह समा गई, प्रकृति का चित्रण, कि छायावाद से उसे अलग करना संभव नहीं है। और प्रकृति का विशद चित्रण जिसे कहते हैं प्रकृति का मानवीकरण, मुझे लिखना चाहिए यहां पे, क्या है, प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। और जब मानवीकरण अलंकार आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे उदाहरण आपको छायावाद से मिलेंगे। क्या, प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण, दूती, रहस्यवादी के रूप में विशद चित्रण किया गया है। क्या, आप देख लीजिए यहां पे, मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे। निराला जब कहते हैं तो संध्या को, शाम को, जो धीमे धीमे शाम होती जा रही है, उतरती जा रही है, उसको एक सुंदरी से कंपेयर करते हुए आचार्य जो क्या कहते हैं, सॉरी, महाप्राण पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखते हैं यहाँ पे कि मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको प्रकृति का विशद चित्रण भी देखने को मिलता है। ठीक है, प्रकृति का विशद चित्रण भी देखने को मिलता है, और राष्ट्र और संस्कृति की व्यापक एवं गौरवमयी धरोहर से प्यार, तात्कालिक आंदोलनों व राष्ट्रीय लहर का प्रभाव भी दिखता है। अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। जयशंकर प्रसाद जब इसे लिखते हैं तो इस बात को पुष्ट करते हैं क्या, कि जो हमारी राष्ट्रिक सांस्कृतिक चेतना है वो इस बात की गवाह है कि तमाम देशों ने, तमाम राजाओं ने यहां पे पनाह ली है। इस देश में, इस देश ने उन्हें पनाह दी है, दिया है उनको गौरव, दिया है अपनी गरिमा। इस गरिमा का मिसयूज कौन करता है, अंग्रेज, और उसको भी कहीं ना कहीं मेंशन मिलता है यहां पे। तो गौरवमयी धरोहर से प्यार यहां पे बताते हैं। ठीक, इसका एक अगला वर्जन जो है ना, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना, जो काव्य, जो छायावाद के अगले स्तर में हमें देखने को मिलता है, वहां पे और अलग स्तर पे दिखता है, और वो वहां पे प्रगतिवाद से अलग दिखता है, जहां पे माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। या फिर जो सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि बुंदे रे हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो ये सारी जो काव्य है, ये ही छायावाद का जो उत्तर छायावाद और फिर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना आपको दिखेगी, वहां पे वो मुखरित रूप से दिखेगा, पर वहां पे कोई छाया नहीं रहेगी, सीधा सीधा वहां पे अटैक होगा, 1-to-1 बात होगी, मैन टू मैन मार्किंग होगी वहां पे। यहां पे छायावाद चूंकि अपने सबके तरीके थे, देखो कवियों के, उनका जो कवित्व होता है ना, उनका जो कवित्व होता है ना, उससे आप उनको अलग नहीं कर सकते। वो जैसा लिखना चाह रहे हैं, हमें उनको स्वच्छंदता दी जानी चाहिए, और ये तो था भी स्वच्छंदतावाद का चरम काल, तो हम कैसे उनके क्रेडिट को बात कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरह की चीजें। मूल चेतना क्या है, स्वतंत्रता। क्योंकि जब मैं 1836 का समय बताता हूं तो चाहे क्रांतिकारियों की बात की जाए, नेताओं की बात की जाए, देशों की बात की जाए, हर जगह एक बात थी, स्वतंत्रता। मैं एक बात और बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में 80 से ज्यादा देश ऐसे थे जो मुक्त हुए। तो भारत क्यों नहीं मुक्त हो? जो विश्व गुरु का जिसके पास टाइटल था, वो देश मुक्त क्यों ना हो? शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। जब राम की शक्ति पूजा में सीता को राम जी द्वारा जो छुड़ाने का वर्णन है, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रावण साम्राज्यवादी औपनिवेशिक ताकत के रूप में, सीता भारत मां के रूप में, और राम कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राम की शक्ति पूजा आपके सिलेबस में भी है और आपको पढ़नी भी है। तो ये छायावाद से जुड़ी विशेषताएं थी जिनको हमने पढ़ा। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जुड़ जाइएगा। ऑफिशियल विकास लिखा भी हुआ है, स्कैन करके आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और हमें जरूर बताइएगा कि और किन विषयों पे, हिंदी साहित्य से जुड़े और किन विषयों पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। बाकी लगातार मैं वीडियो ला रहा हूं, लेकिन फिर से एक बार आपको बताता चलो, रिमाइंड करता चलूं कि स्टडी IQ में 15 जून तक चलेगी यहां पे सक्सेस पक्का ऑफर, सक्सेस पक्का सेल। 17 जून से हिंदी साहित्य का बैच नंबर 2 शुरू हो रहा है। देर नहीं करनी है, जुड़ जाना है हिंदी साहित्य के इस बैच से।
विकास लाइव कोड का प्रयोग करना न भूलें, इससे सबसे ज्यादा छूट मिलेगी, क्योंकि मैं ही हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय लेके आ रहा हूं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना न भूलें। मात्र 13,999 रुपए, नहीं 13,999, यानी कि लगभग 14,000 रुपए में ये कोर्स मिलेगा, जहां पे 310 प्लस मार्क्स। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारा टारगेट है कि हर छात्र जो है वो 300 प्लस मार्क्स लाए, और थोड़ी और कोशिश कर लेंगे तो आप 350 तक भी बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसका सिलेबस क्या है, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या बुक्स इस्तेमाल करें, इसमें भी प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके हिंदी साहित्य का प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, और देखिएगा स्ट्रेटजी वाला वीडियो भी। और 17 जून से ये जो बैच शुरू हो रहा है, इससे आप जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें। बाकी आपका दिन शुभ हो। स्टडी IQ देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।